आपने देखा होगा पीछे जब ये महिला आरक्षण विधेयक और डिलिमिटेशन का बिल जो लाया था, वो बिल पूरे लोगों ने एकजुट से परास्त कर दिया, उसका पराभव कर दिया। और बीजेपी की ये मंशा है कि हमें कौन पराभूत करने वाला है। हम तो यहाँ के दादा है, जैसा वो अमेरिका का दादा ट्रंप है ना, वैसे यहाँ को 56 इंच वाला जो नॉन बायोलॉजिकल पुरुष है वो यहाँ का दादा है, और ये दादागिरी वो करना चाहते। और आप लोग दादा के अगर यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे उनको मालूम नहीं होगा विवेक जी, तो आप लोग मतलब आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं बची हुई है कि कोई अगर दादागिरी देश में कर रहा है तो उससे लड़ सके। आपको नेता भाग है कि नहीं मुझे उधर जाना है, उधर जाना है। पूरे निश्चिंत रहिए, भारतीय संविधान हाथ में लेकर उसकी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये बताइए, और बीजेपी को जिसके घर में चोरी हो रही है, जिसके घर में चोरी हो रही है शिवसेना उद्धव गुट, वो उसके प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो निश्चिंत हैं। आप लोग क्यों आग लगा रहे हैं सर विवेक जी देश में? हम कोई आग नहीं लगा रहे हैं। उनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं उनका मत है, लेकिन भाजपा के जो एक प्रवक्ता है, शिंदे गुट के जो एक प्रवक्ता है, वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर तो ध्यान देना। हम किसके ऊपर ध्यान देंगे? हम जो शिंदे गुट का जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि शिंदे के नेतृत्व पर इन लोगों का विश्वास निर्माण हो गया है और हिंदुत्व के रक्षण के लिए कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस को अपने पर विश्वास नहीं है। एक मिनट डॉक्टर, हमारा है उस देश में संविधान नष्ट करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो ये बीजेपी कर रही है। अनंत विजय जी, उसी के तहत एक चाल 10 सेकंड मुझे देंगे, 10 सेकंड जी बोलिए सर। हाँ देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बोले मुझे हंसी आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को से तोड़कर सरकार बनाने का काम कांग्रेस ने किया, गोवा में बीजेपी को तोड़ के सरकार बनाने का, उसको मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस ने किया, झारखंड में वहां के नेता को उठा के उन्होंने वहां उसको मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए इनके तो मुझे शोभा नहीं देता ना। जो शस्त्र आपने उपयोग किए तो सारे सत्य है, दूसरा करे तो बड़ा सत्यानाश है। तो ये ऐसा मुझे बोलने दो, अभी मुझे बोलने दो। गोवा में क्या किया? गोवा में किसने किसको तोड़ा? जरा बताइए, गोवा में कौन लेके गया था कामत को? कौन लेकर गया था बनाने के लिए? आप क्या कौन लेकर गया था कामत को? एक स्वयंसेवक को कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? ये बताइए ना मुझे। कामत स्वयंसेवक था? अरे क्या बात कर रहे हैं? वो खुद कहता है वो। बीजेपी का तो था ना, आपका तो नहीं था ना। दिव्य ज्ञान आपने बनाया ना उसको। आप कांग्रेस को विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। आपके पाप आपके सामने धुल रहे हैं, आप उसमें आश्वस्त रहिए। अच्छा सर, अभी गोवा पर नहीं जाते हैं, शिवसेना उद्धव पर रहते हैं। गोवा किसने निकाला? गोवा इन्होंने नहीं, मैं नहीं ले जा रहा हूँ। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, डिरेल हो जाएगी डिबेट। मैंने आपकी कमजोर हाथ रखा। मैंने आपकी डॉक्टर विवेक जी एक सेकंड, डिरेल हो जाएगी, वक्त जाया होगा, फायदा नहीं होगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक बार अनंत विजय जी के पास मैं जा रहा हूं। अनंत जी मुझे ये बताइए, शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हुए, उद्धव गुट के प्रवक्ता बैठे, वो कह रहे हैं कि वो निश्चिंत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। संजय राउत माहौल बना रहे हैं कि भैया बेस प्राइस ही 50 करोड़ है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि भैया हर महीने 1 करोड़ का भी ऑफर है, बेस प्राइस जो है वो सो है ही। दूसरी तरफ यह है कि भाई मॉनसून का सेशन आने वाला है, उससे पहले ऐसा लग रहा है कि आंधी तूफान बारिश हो रही है। चारों तरफ माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब टूट रहे हैं, और टूट टूट के कोई अलग धड़े में चले जा रहा है, कोई इधर आने की कोशिश कर रहा है, एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो नेता ऐसी पार्टी के साथ भी जुड़ जा रहे हैं जिसका बहुत नाम भी नहीं है। क्या चल रहा है सर देश में? कोई क्षेत्रीय पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी? विद्यानाथ जी, मैं बहुत ध्यान से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था। मुझे लगा उनको थोड़ा अपडेट होने की आवश्यकता है। सूत्रों के हवाले से अपुष्ट खबरें इस प्रकार की चल रही हैं कि उनके 6 सांसदों ने ओम बिरला को पत्र सौंप दिया है। तो इसके बाद भी अगर वो निश्चिंत है तो ये निश्चिंतता तो राजनीति के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। मुझे लगता है रतन सारदा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया पर जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो संकट में है। देखिए, ममता बनर्जी अपने अलहदा कारणों से संकट में थी। जितने लोग गए सब ने कहा, सरकार साहब भी बैठे, संजय सरकार जी बहुत अच्छे और संजीदा व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस बात
बात को स्वीकार किया है, परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि अभिषेक के कारण ममता बनर्जी संकट में पड़ी हैं। ये इसलिए हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देना मुझे लगता है उचित नहीं है। अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है कि क्यों उनके दल के लोग छोड़ के जा रहे हैं। किसी ने इस पर विचार नहीं किया। देखिए, उद्धव ठाकरे जी को क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी इनएक्सेसिबल है अपने सांसदों के लिए। लोग बताते हैं कि वो किसी से मिलते ही नहीं है। बाला साहब ठाकरे की बात अलग थी, उन्होंने एक संघर्ष करके अपना वो मकाम हासिल किया था कि अगर वो तब के मुहावरे अगर आप उद्धव जी पर लगाएंगे तो वो लागू नहीं होता। बहुत लोगों के लिए काम किया है, वो हमेशा जनता के बीच में रहे और इसी के लिए लोग उनको महाराष्ट्र में, मुंबई में लोग चाहते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और उनके नेता उनको बहुत मजबूती के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल गलत बात है जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नेता किसको कितना प्यार करते हैं ये तो उनके साथ रहने से खान साहब पता चलता है। मैं अपनी बात कर लूं, आपके बीच में मैं बोला नहीं था। तो मुझे लगता है कि अपने नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये टिक-टैक पुराने जमाने की बात हुई कि मातोश्री से किसी को कॉल चला जाए तो उसकी हैसियत नहीं थी कि वो मना कर दे। मातोश्री का वो दबदबा बाला साहब, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ समाप्त हो गया। उसके बाद जिस प्रकार से उद्धव जी और उनके पुत्र आदित्य जी ने राजनीति की और जो नेताओं को लग गया कि बाला साहब ने जिसके लिए शिवसेना बनाई थी वो तो परिवारवाद हो गई कि उद्धव आ गए। उद्धव के बाद भाई राज ठाकरे का भी तो कोई क्लेम था ना, राज ठाकरे को दरकिनार कर दिया गया। उद्धव आ गए, उद्धव के बाद उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आदित्य आप सबका नेता है। तो इन ममता जी ने वही कर दिया कि अभिषेक आपका नेता है। विजय जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंदर की खबर भी रखते हैं, आपने अभी अपडेट भी किया शिवसेना के प्रवक्ता को। एक चीज बताइए कि इन सब के पीछे कुछ बड़ा प्लान चल रहा है क्या मॉनसून सेशन को लेकर? देखिए, प्लान तो सतह पे सबको दिखाई दे रहा है और सब लोग वही अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अभी वो बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए कि डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण को पास करना, इसलिए 2/3 बहुमत एनडीए को होना चाहिए। अगर ये सारे लोग भी आते हैं तब भी 30-35 लोगों की संख्या कम पड़ेगी। तो मतलब वो कैसे होगा ये बहुत, लेकिन ये ठीक है कि जो भी हो रहा है उसका उद्देश्य और विधेय होता है। जो लक्ष्य हमारे सामने है या जो लक्ष्य किसी दल के सामने, वो लक्ष्य अगर ठीक है तो राजनीति में तो देखिए इस तरह के दांव पेच चलते रहते हैं। 1952 के चुनाव से हमने देखा है कि अवसरवादिता का दूसरा नाम ही राजनीति है। सरकार तोड़ना, सरकार बनाना, पार्टी से कुछ नेताओं को इधर उधर कर देना, ये सब तो चल रहा था। पार्टी खत्म कर दे रहे हैं, बताइए। टीएमसी खत्म कर दिया है ना। टीएमसी में अब गिनती पर, उंगली पर गिनती के वो पुराने नेता और लोग बचे हुए हैं। टीएमसी से अलग होकर एक नई टीएमसी खड़ी होने की तैयारी में है। उधर शिवसेना पहले ही टूट चुकी है। इधर आम आदमी पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी टूट जाएगी। तो सर कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे पर आरोप लगे कि उन्होंने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाला साहेब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने ताक पर रखकर सत्ता में बैठने के लिए, सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ भी कर दिया। इसीलिए बहुत सारे नेता और उनके जो चाहने वाले थे नाराज हो गए। लेकिन संजय सरकार, आप लोगों को लग रहा है कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में पहले टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अब महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव। विद्यानाथ जी, संजय जी, ना कोई ममता को कोई प्यार करता है, ना कोई उद्धव को कोई प्यार करता है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। एक मिनट सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं संजय जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संजय जी के जाने के पहले बस ये याद करिएगा कि 15 वर्ष पहले जब ममता बनर्जी आई थी तो लेफ्ट किस प्रकार खत्म हो गया उसके बाद। बस